अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन द इनवर्टिब्रेट्स। और इनवर्टिब्रेट में से हम एग्जाम्पल देंगे हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवर्म और इंसेक्ट या कॉकरोच की। स्टार्ट हम लेंगे हाइड्रा से। हाइड्रा आप जानते हैं कि इसका ताल्लुक है फाइलम नाइडेरिया, जिसको फाइलम सिलियनट्रेटा भी कहा जाता है। और हाइड्रा सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल है कि इसमें बकायदा कोई ऑर्गन और सिस्टम मौजूद नहीं। सेल्स बेशुमार हैं मल्टी सेलुलर, लेकिन वो सेल अरेंज होकर ऑर्गन और सिस्टम की शक्ल अख्तियार नहीं किए हुए। इसका मतलब हाइड्रा में या नाइडेरियंस में एक्सक्रीशन के लिए कोई बकायदा सिस्टम नहीं है, कोई बकायदा ऑर्गन नहीं है। इनके बॉडी के सेल्स, तमाम सेल्स अपने अपने तौर पे, अपने अपने बलबूते पे सराउंडिंग वाटर के साथ एक्सक्रीशन कर सकते हैं। हर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म से नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस होगा और हर सेल उस नाइट्रोजनस वेस्ट को, अमोनिया को डायरेक्ट सराउंडिंग वाटर में रिलीज कर पाएगा। जैसे इस डायग्राम को मैं थोड़ा आपको जूम इन करके दिखाता हूं। हाइड्रा, अब इसकी बॉडी में सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है, सेलुलर लेयर, दैट इज एक्टोडर्म। अब एक्टोडर्मल सेल में जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्ट सराउंडिंग वाटर में एक्सक्रीट हो जाता है। और ये जो इनर मोस्ट लेयर है एंडोडर्म, एंडोडर्म या गैस्ट्रोडर्म, इन सेल में से अमोनिया पहले इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में एंटर होगा और फिर माउथ के जरिए आउट गोइंग वाटर में मिक्स होकर बॉडी से मूव हो जाएगा। तो दो मेथड हैं। एक्टोडर्मल सेल अमोनिया को डायरेक्ट सराउंडिंग वाटर में रिलीज कर देते हैं और एंडोडर्मल सेल नाइट्रोजन वेस्ट को पहले गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में रिलीज करेंगे, फिर वहां से ये सराउंडिंग वाटर में रिलीज होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस एनिमल में कोई किडनी, कोई ट्यूब्यूल्स, कोई स्पेशल कोई ऑर्गन नहीं है जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व। फिर हमारे पास है जी एक्सक्रीशन इन प्लेटीहेल्मिन्थेस या फ्लैट वर्म्स। और आप जानते हैं कि ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में बॉडी कैविटी नहीं होती, एसीलोमेट्स इनको कहा जाता है। अब बेटा जो फ्लैट वर्म्स हैं, लाइफ स्पेंडिंग के हवाले से दो तरह के हैं। पैरासाइटिक फ्लैट वर्म्स जैसे टेप वर्म, इनमें कोई बकायदा एक्सक्रीटरी या ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम नहीं होता, अमूमन नहीं होता, यूजुअली नहीं होता। उसकी वजह यह है कि पैरासाइट्स, टेप वर्म एंडो पैरासाइट है, तो होस्ट की बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट ही रहता है, एडजस्टेड रहता है। तो जो एनिमल खुद किसी कांस्टेंट इन्वायरमेंट में रह रहा होता है तो उसको वहां पे
ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम कह सकते हैं कि यूजुअली पैरासाइटिक फ्लैटवर्म में बाकायदा कोई एक्सक्रीटरी या ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता, जबकि फ्री लिविंग फ्लैटवर्म जैसे कि प्लेनेरिया ये पैरासाइट नहीं है, इनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्लक्चुएट होता है, चेंजेस आती हैं, डिक्रीज इंक्रीज आता है, तो इनको फिर वाटर बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, इनको एक्सक्रीशन करनी पड़ती है, तो इनके पास बाकायदा सिस्टम मौजूद है एक्सक्रीशन के लिए, और उस सिस्टम का नाम है प्रोटोनेफ्रीडिया। अब प्रोटोनेफ्रीडिया क्या है? प्रोटोनेफ्रीडिया एक्चुअली एक्सक्रीटरी टब्यूल्स है। ये टब्यूल्स का बारीक नालियों का एक नेटवर्क है जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, लेकिन इन टब्यूल्स के ऊपर कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं है। इन टब्यूल्स के जो आखिरी सिरे हैं ना, एंड्स, वो सारे आगे से बंद होते हैं, इसे इनको ब्लाइंड एंडेड टब्यूल्स भी कहा जाता है। देखिए हम बेटा ये नहीं कह रहे कि टब्यूल्स पे ओपनिंग्स नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि टब्यूल्स के जो एंड हैं वो ब्लाइंड है, इन पे ओपनिंग्स हैं, वो अभी हम देखेंगे, लेकिन वो ओपनिंग्स बॉडी से बाहर खुलते हैं। इन टब्यूल्स पे कोई ऐसा सुराख नहीं जो बॉडी के अंदर कहीं पे खुल रहा हो। तो टब्यूल्स पे ओपनिंग है, लेकिन क्या वो ओपनिंग बॉडी के इंटरनल ओपन हो रही है? नहीं, वो बॉडी के बाहर जरूर खुलती हैं, लेकिन बॉडी के अंदर वाली साइड पे इन पे कोई ओपनिंग नहीं है। अभी मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। अब प्रोटोनेफ्रीडिया जो है टब्यूल्स हैं, एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व हैं, और ये ब्लाइंड एंडेड टब्यूल्स हैं। और सबसे यूनिक फीचर क्या है इन टब्यूल्स का कि इन टब्यूल्स के एंड पे जो सेल्स होते हैं, उन सेल को फ्लेम सेल्स कहा जाता है। ये इनकी पहचान है, इनकी स्ट्रक्चर भी अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स में एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रीडिया है, प्रोटोनेफ्रीडिया टब्यूलर स्ट्रक्चर है और ब्लाइंड एंडेड हैं, और इन टब्यूल्स के ऊपर स्पेशल सेल्स हैं जिनको हम फ्लेम सेल्स का नाम देते हैं। ये प्लेनेरिया की बॉडी और इसमें देखें कि आपको टब्यूल्स इस तरह की मिलेंगी। ये पूरा सेटअप प्रोटोनेफ्रीडिया है। अब इस प्रोटोनेफ्रीडिया के कंपोनेंट देख लें। यहाँ पे आपको थोड़े बल्ब लाइक सेल नजर आ रहे हैं, मोटे सेल, इनको फ्लेम सेल कहा जाता है। फ्लेम सेल से नीचे एक बारीक सी टब्यूल है, मैं इधर इसको लेबल कर, ये फ्लेम सेल के नीचे, इसको एक्सक्रीटरी टब्यूल कहा जाता है। और ये तमाम एक्सक्रीटरी टब्यूल एक बड़ी डक्ट के साथ अटैच है, ये वाली बड़ी डक्ट, इसको एक्सक्रीटरी डक्ट कहा जाता है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया के कितने कंपोनेंट हो गए जी? मैनी फ्लेम सेल्स, फिर मैनी एक्सक्रीटरी टब्यूल्स, और ये सारे एक्सक्रीटरी टब्यूल आगे दो बड़ी डक्ट के साथ अटैच है। इन बड़ी डक्ट्स को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी डक्ट। और फिर ये एक्सक्रीटरी डक्ट एक ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर खुलती है।
और ये ओपनिंग प्लेनेरिया की वेंट्रल सरफेस के ऊपर होते हैं, राइट लेफ्ट सरफेस पे नहीं, लेटरल सरफेस पे नहीं, डार्सल पे नहीं, कहाँ पे होते हैं? वेंट्रल सरफेस पे। अब इसको एक और एंगल से मैं आपको शो कर देता हूँ कि प्रोटोनेफ्रीडिया की एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। स्क्रीन पे ध्यान रखना आपने। ये आप सपोज करें कि ये प्लेनेरिया की बॉडी है, ये आई स्पॉट्स हैं इसके। अब इसकी बॉडी की साइड्स पे ये दो, एक बड़ी डक्ट है, मैं सिर्फ एक ड्रॉ कर रहा हूं, इसे कहते हैं जी लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी डक्ट। मेन डक्ट है ये, और ये डक्ट जगह जगह से इस पे ओपनिंग्स हैं जो बॉडी से बाहर खुलती हैं। इन ओपनिंग को नेफ्रीडियोपोर कहा जाता है। नेफ्रीडियोपोर भी, नेफ्रीडियोफोर भी कह सकते हैं आप। अब लॉन्गिट्यूडनल डक्ट की दोनों साइड पे, बल्कि चारों तरफ, 3 डायमेंशनल इसको देखें, ये जो मैं छोटी छोटी इस पे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये इन्हें कहा जाता है जी एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल। और एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल के ऊपर ये जो मैं बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूं ना, डॉट लगा रहा हूं बेटा, ये है फ्लेम सेल्स। अब इसको एक और एंगल से बता देता हूं। पहले कंपोनेंट क्लियर हो गए। ये देखें नंबर 1 जिसको मैं लिखूंगा, चलें वो बाद में देखते हैं। कितने कंपोनेंट हो गए जी? एक्सक्रीटरी डक्ट, नेफ्रीडियोपोर, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल और फ्लेम सेल। अब एक्चुअली मामला क्या है वो जरा देखिएगा कि ये प्रोटोनेफ्रीडिया फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। ये मैं ड्रॉ करता हूं, अगर तो हो गया कामयाब। जी, ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी डक्ट। ये है बॉडी वॉल, बॉडी की वेंट्रल सरफेस। लॉन्गिट्यूडनल डक्ट में से ये ओपनिंग बॉडी से बाहर खुल रहा है, नेफ्रीडियोपोर। ये है एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल, और एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल के ऊपर ये है फ्लेम सेल। चूंकि ये सेल है तो इसका अपना न्यूक्लियस भी है, और इस सेल के अंदर यहाँ पे सीलिया का एक गुच्छा लगा होता है, टफ्ट ऑफ सीलिया। जब ये सीलिया हिलते हैं ना, बीट करते हैं, लहराते हैं, तो ये कैंडल के फ्लेम की तरह के नजर आते हैं। लेकिन मोमबत्ती जलाई होती है तो उसका फ्लेम हवा से थोड़ा थोड़ा हिलता है। तो ये सीलिया भी जब मूव करते हैं तो ये कैंडल के फ्लेम की तरह हिलते नजर आते हैं। इसलिए इनको, इस सेल का नाम ही हमने क्या रख दिया? फ्लेम सेल। अब बेटा फ्लेम सेल के इर्द गिर्द प्लेनेरिया के बॉडी सेल्स हैं, टिश्यू हैं। सिलोम तो है नहीं है, इसलिए ये सिर्फ टिश्यू ही आप ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड भी है, ये फ्लेम सेल के इर्द गिर्द। अब अगर हजारों फ्लेम सेल हैं तो सब बेटा की स्ट्रक्चर ऐसे ही है, सराउंडेड बाय बॉडी सेल्स, बॉडी टिश्यू। अब वर्किंग मैकेनिज्म क्या होगा? बॉडी सेल में से, टिश्यू में से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होंगे, जिनको मैं अब येलो कलर से मेंशन कर रहा हूं। ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। इधर वाटर भी होगा डेफिनेटली। अब ये सीलिया जब लहराएंगे, मूव करेंगे, बीट करेंगे, तो ये नाइट्रोजन वेस्ट और वाटर फ्लेम सेल में
एंटर हो जाते हैं, यानी इनको खींचा जा रहा है अंदर, इनको पुल किया जा रहा है, और ये पुलिंग फोर्स कौन जनरेट कर रहे हैं? बीटिंग ऑफ सीलिया। अब ये एक्स्ट्रा वाटर जो बॉडी की जरूरत से ज्यादा है और नाइट्रोजन वेस्ट, ये दोनों सोल्यूशन की शक्ल में किस में पहुंच गए? एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल। एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल में से ये अब पहुंच गया सारा सोल्यूशन एक्सक्रीटरी डक्ट में। अब बेटा ये सोल्यूशन कहलाएगा यूरिन, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा वाटर है और नाइट्रोजन वेस्ट है। अब इमेजिन करें कि इस लॉन्गिट्यूडनल डक्ट के ऊपर मिलियन की तादाद में इसी तरह फ्लेम सेल लड़ाए जाए, तो सारे फ्लेम सेल एक्स्ट्रा वाटर और नाइट्रोजन वेस्ट को कलेक्ट करके हर वक्त किस में डाल रहे हैं? एक्सक्रीटरी डक्ट में। और एक्सक्रीटरी डक्ट में से फिर ये यूरिन इस ओपनर के थ्रू वक्फे वक्फे से बॉडी से बाहर मूव कर जाता है। और प्लेनेरिया चूंकि फ्रेश वाटर है मोस्टली, तो इनका जो यूरिन होता है बेटा ये डाइल्यूट यूरिन है, और इनका नाइट्रोजन वेस्ट किस फॉर्म में होता है? अमोनिया की फॉर्म में। इसलिए आप प्लेनेरिया को अमोनोटेलिक एनिमल कह सकते हैं। फिर सुन लीजिए, बॉडी टिश्यू में से नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस होंगे, ये फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप, नाइट्रोजन वेस्ट और एक्सेसिव वाटर फ्लेम सेल में एंटर होंगे। थर्ड स्टेप, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल में एंटर होंगे। फोर्थ, लॉन्गिट्यूडनल डक्ट में, अब ये यूरिन कहलाएगा। और लास्ट स्टेप, ये यूरिन वक्फे वक्फे से बॉडी में से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये है जी प्रोटोनेफ्रीडिया। अब जो स्क्रीन पे डायग्राम है वो भी आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको सही मायनों में ये क्लियर हो जाए। ये चेक करें, अब जो मैंने एक्सप्लेन किया खुद डायग्राम ड्रॉ करके वो जरा चेक करें। आपको यहाँ पे ये सीलिया का टफ्ट नजर आ रहा है। पहला स्टेप जरा देखें, सीलिया लहराते हैं, बीट करते हैं, मूव करते हैं, पुलिंग फोर्स जनरेट होती है, और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड फ्लेम सेल में एंटर होता है। और याद रहे, इस टिश्यू फ्लूइड में कौन सी दो चीजें हैं? एक्सेसिव वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट यानी अमोनिया। अब ये सारा सोल्यूशन मूव करता ये आ गया जी, अब ये कहलाएगा यूरिन, और यहां से ये नेफ्रिडियोपोर के थ्रू बॉडी में से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये है जी एक्सक्रीशन इन फ्लैटवर्म या एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। जी, या इस टॉपिक तक कोई क्वेश्चन वो पूछे, फिर मैं उसके बाद आगे एक्सप्लेन करता हूँ। जी बेटा, ये प्लेनेरिया के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ओके है ये? सर जी बेटा। सर हाइड्रा में जो एंडोडर्म में अमोनिया होता है, वो जरूरी है कि उसमें चाहे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में डिफ्यूज हो कि वो एक्टोडर्म के जरिए नहीं एक्सक्रीट हो सकता? नहीं बेटा, उसमें हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि आपको पता है सर आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है? जी सर। जी, तो आपको पता है एंडोडर्म के पीछे फिर एक जेली लाइक मटेरियल है, नॉन सेलुलर मेसोग्लिया जिसे कहते हैं। तो वो कोई अमोनिया की बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी डिफ्यूज होकर एक्टोडर्म तक नहीं पहुंच पाती। वो फ्यू मॉलिक्यूल अगर चले भी जाएं तो वो दैट्स नॉट डजंट मैटर। देखना है कि मेजर क्वांटिटी एंडोडर्म की वो किसके थ्रू बॉडी से बाहर जा रही है। जी, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? ओके, अब हम मूव करते हैं जी मेटानेफ्रीडिया, एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। जरा जल्दी जल्दी बताइएगा कि अर्थवर्म जो है इसका फाइलम कौन सा है? पढ़ा था आपने फर्स्ट ईयर में। इसका फाइलम है एनिलिडा।
और अर्थवर्म को सेगमेंटेड वर्म भी कहा जाता है। ये इस डायग्राम में देखिए, जिसको मैंने रेड कलर से सर्कल की है, ये सेगमेंट्स बने हुए बॉडी के ऊपर। और याद है, ये सेगमेंट एक्सटर्नल भी हैं और इंटरनल भी हैं। और इंटरनली अगर आप ये देखें, ये मैंने इसको हाईलाइट किया, ये व्हाइट कलर की पार्टीशन बनी हुई है जिनको सेप्टा या सेप्टम कहा जाता है। तो जो सेगमेंटेशन एक्सटर्नल भी हो, इंटरनल भी हो, उसको मेटामेरिज्म हमने पढ़ा था इसको फर्स्ट ईयर में। खैर, तो हर सेगमेंट के अंदर, अब दिलचस्पी की बात यह है कि अर्थवर्म की पूरी बॉडी में एक एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। हर सेगमेंट का अपना एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर अलग है। जैसे प्लेनेरिया में हमने देखा, पूरी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरी बॉडी के लिए कॉमन है। ये तो नहीं हमने देखा कि वहां पे जो एंटीरियर एंड है वहां पे एक्सक्रीटरी सिस्टम और है, नहीं, वो पूरी बॉडी के लिए कॉमन है। ह्यूमंस में देख लें, पूरी बॉडी के लिए 2 किडनी है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एब्डोमिनल रीजन के किडनी और हो, चेस्ट रीजन के किडनी और हो और किसी रीजन के और हो, नहीं। लेकिन अर्थवर्म चूंकि सेगमेंटेड मल्टी सेलुलर एनिमल है, तो इसके हर सेगमेंट में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर अलग से मौजूद होते हैं और इन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को मेटानेफ्रीडिया कहा जाता है। अब मेटानेफ्रीडिया प्रोटोनेफ्रीडिया में कॉमन चीज पता क्या है? दोनों टब्यूल लाइक हैं। डिफरेंस क्या है? प्रोटोनेफ्रीडिया पे कहीं पे इंटरनल ओपनिंग नहीं था, सिर्फ एक्सटर्नल ओपनिंग था। लेकिन मेटानेफ्रीडिया में दोनों ओपनिंग्स होते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। ये ऐसी टब्यूल्स हैं जिसके ऊपर 2 ओपनिंग हैं, एक ओपनिंग बॉडी के अंदर खुल रहा है और एक ओपनिंग बॉडी से बाहर खुलता है। तो मेटानेफ्रीडिया थोड़ी एडवांस फॉर्म है प्रोटोनेफ्रीडिया की निस्बत। एवोल्यूशन हो रही है ना, फ्लैटवर्म पहले इवॉल्व हुए थे, उनमें सिंपल एक्सक्रीटरी टब्यूल्स हैं। अर्थवर्म बाद में, एनिलिडा बाद में इवॉल्व हुए, तो एडवांस्ड है। ओके, खैर, तो अब ये याद रखना आपने कि अर्थवर्म में, एनिलिडा में मेटानेफ्रीडिया मौजूद हैं और ये मेटानेफ्रीडिया हर सेगमेंट में अलग अलग हैं और ईच सेगमेंट हैज 2 मेटानेफ्रीडिया, यानी 1 पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। जैसे इस डायग्राम को आप देखें, मैं इसको एनलार्ज करता हूं, ये अब ये देखेंगे, ये वाला एंड देखें, आपको पता है कि ये सिलेंड्रिकल बॉडी होती है अर्थवर्म की। एक मेटानेफ्रीडिया बॉडी की इस वॉल के साथ अटैच है और एक मेटानेफ्रीडिया बॉडी की इस वॉल के साथ अटैच है। तो ईच सेगमेंट हैज 2 मेटानेफ्रीडिया। लेकिन आपकी बुक पे जो डायग्राम होगी उसमें जो सेगमेंट दिखाया उसमें एक एक मेटानेफ्रीडियम नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि वो सेक्शन एक उसका काट के आपको दिखाया हुआ है, तो उसमें हर सेगमेंट में एक ही मेटानेफ्रीडियम नजर आएगा ना, अदरवाइज होते कितने हैं? 2। जैसे इस सेगमेंट जिसको मैंने अब सर्कल की है, ये इसमें चेक करें, एक ही मेटानेफ्रीडियम नजर आ रहा है आपको। अब मेटानेफ्रीडियम की स्ट्रक्चर क्या है? मेटानेफ्रीडियम की स्ट्रक्चर आप इस डायग्राम से समझें। ये मेटानेफ्रीडियम का पहला कंपोनेंट है एक इंटरनल ओपनिंग, बॉडी कैविटी के अंदर ये सुराख पड़ा हुआ है, इसको कहते हैं नेफ्रोस्टोम। इट इज नोन एज नेफ्रोस्टोम। और ये भी चेक करें कि इस ओपनिंग की बाउंड्री पे आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जिसको हम सीलिया कहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं इट इज सिलिएटेड ओपनिंग, नेफ्रोस्टोम, और बॉडी कैविटी के अंदर ये ओपनिंग मौजूद है। उसके बाद सेकंड इसका पार्ट, ये एक डक्ट नजर आ रही है, ये वाली हॉरिजेंटल, दोबारा बता देता हूं, दिस इज नेफ्रोस्टोम। और ये जो छोटी सी डक्ट नजर आ रही है ना, ये हॉरिजेंटल, इसका नाम है प्रॉक्सिमल टब्यूल। नेफ्रोस्टोम के करीब वाली, प्रॉक्सिमल मतलब किसी स्टैंडर्ड पॉइंट के करीब जो चीज हो ना, उसको हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरे हाथ, उंगली जो है मेरे हाथ के प्रॉक्सिमल है कि नहीं, आप कहेंगे प्रॉक्सिमल है। हाथ को आपने स्टैंडर्ड मान लिया, जो उसके करीब तरीन चीज होती है उसको हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। मैं कहूंगा एल्बो प्रॉक्सिमल है हाथ के, आप कहेंगे नहीं, उंगलियों की निस्बत ये प्रॉक्सिमल नहीं है।
अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ स्टैंडर्ड हम किसको ले रहे हैं? नेफ्रोस्टोम को, और उसके करीब जो पीछे डक्ट अटैच है उसको हम क्या कह रहे हैं? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। उसके बाद ये जो ट्यूब्यूल है आपको बल खाई हुई कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नजर आ रही है, कन्वोल्यूटेड बल खाई हुई ट्यूब है। ये बेटा डिस्टल है। डिस्टल का मतलब होता है जो स्टैंडर्ड पॉइंट से दूर हो, थोड़ी डिस्टेंस पे है ना, डिस्टल से, डिस्टेंस से याद रख ले आप। तो जो नेफ्रोस्टोम के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई ट्यूब्यूल है उसके पीछे वो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, जो थोड़ी पीछे जाके दूर जाके कन्वोल्यूटेड बल खाई हुई है उसे हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर आप गौर करें कि यहाँ पे ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क भी है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरी का एक बड़ा नेटवर्क मौजूद है। इट मीन यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट चीजें रीअब्सॉर्ब भी होनी है, वह भी हम डिटेल देखते हैं। और फिर ये जो थोड़ा डायलेटेड पार्ट नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। जब यूरिन बन जाता है इस ट्यूब्यूल में से गुजरते गुजरते तो वो यूरिन यहाँ पे वक्ती तौर पे स्टोर होता है, और फिर ये एक ओपनिंग भी नजर आ रहा है, ये फाइनल, इसे नेफ्रीडियोपोर या नेफ्रीडियोफोर कहा जाता है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर एक मेटानेफ्रीडियम है। तो हाउ मेनी कंपोनेंट्स, which components of metanephridium? Number 1, nephrostome. Number 2, proximal tubule. Number 3, distal tubule. Number 4, urinary bladder. Number 5, nephridiospore. आप में से कोई मुझे बताएं नेफ्रोस्टोम में और नेफ्रीडियोपोर में डिफरेंस क्या होता है? नेफ्रोस्टोम इंटरनल ओपनिंग और नेफ्रीडियोपोर एक्सटर्नल। बिल्कुल, वेरी गुड। एक डिफरेंस और बताएं। नेफ्रीडियोस्टोम जो है वो बॉडी के अंदर स्वीट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को, और जो नेफ्रीडियोफोर्स है वो बॉडी के आउटसाइड पे करता है। नहीं, नेफ्रोस्टोम इज सिलिएटेड ओपनिंग। इस सुराख के इर्द सिलिया भी मौजूद है, जबकि नेफ्रीडियोपोर सिलिएटेड नहीं होता। एक और क्वेश्चन, आपके ख्याल में ये जो नेफ्रीडियोपोर है ये अर्थवर्म की बॉडी में कहां पे मौजूद होंगे? अर्थवर्म की बॉडी सिलेंड्रिकल है, ये याद रहे। ये बेटा इसकी वेंट्रल सरफेस पे, जो इसकी सरफेस जो चलते हुए जमीन की तरफ होती है ना, मूव करते हुए टच द ग्राउंड, उस साइड पे ये सुराख होते हैं नेफ्रीडियोपोर। एक सेगमेंट पे कितने नेफ्रीडियोपोर होंगे? एक। तो बेटा अगर हर सेगमेंट में 2 मेटानेफ्रिडी हैं तो नेफ्रीडियोपोर भी तो 2 ही होने चाहिए ना। हाँ, 2 होने चाहिए। मैंने बताया था हम तो समझाने के लिए जो एक शो किया ना मेटानेफ्रीडियम, वरना हर सेगमेंट में 2 मेटानेफ्रीडिया होते हैं। ओके सर जी बेटा। नेफ्रीडियोफोर्स जो है वो आउटसाइड नहीं करते स्पीड? नहीं बेटा, बॉडी से बाहर खुलते हैं ना, लेकिन बॉडी में किस जगह पे ये बाहर खुलते हैं? वेंट्रल सरफेस पे। ये देखे ना, ये मैं इसको रेड कलर से ये ओके। अब ये मेटानेफ्रीडियम वर्क कैसे करता है, अब इसको समझ लें। पहला स्टेप, ये जो बॉडी कैविटी है ना, जहां पे मैं येलो स्पॉट लगा रहा हूं, ये यहाँ पे एक फ्लूइड होता है सिलोमिक फ्लूइड। इसी फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट भी पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा वाटर भी मौजूद है, इसके अंदर ग्लूकोज भी है, मुख्तलिफ सल्यूट भी हैं, मुख्तलिफ साल्ट भी हैं। कहाँ पे? सिलोमिक फ्लूइड। आप ये समझ लो कि ये मेटानेफ्रीडियम के इर्द गिर्द सारा फ्लूइड ही होता है, ये उसको सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं ये। अब नेफ्रोस्टोम के सीलिया बीट करेंगे और इस सारे फ्लूइड को अपने अंदर खींच लेंगे। सिलोमिक फ्लूइड को अब्सॉर्ब कर लिया, और इस सिलोमिक फ्लूइड में क्या क्या चीजें मैंने बताई हैं? एक्स्ट्रा वाटर है, एक्सेस वाटर है, नाइट्रोजन वेस्ट है, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं, बहुत सारे सॉल्ट भी हैं। ये सारी चीजें सोल्यूशन की फॉर्म में किस में चली गई हैं? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में से ये सारा सोल्यूशन एंटर हो रहा है ये बल खाई हुई ट्यूब्यूल में।
अब मुझे ये बेटा बताओ कि अगर ये सारी चीजें बॉडी से रिमूव होगी तो नाइट्रोजन वेस्ट तो बॉडी से जाएगा, तो क्या साथ जरूरी वाटर भी रिमूव हो जाएगा, जरूरी साल्ट भी बॉडी से जाया हो जाएंगे? नहीं, जरूरी चीजों को यहाँ से अब क्या करना है, हमने अब्जॉर्ब करवाना है, रीअब्जॉर्ब। और रीअब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे क्या रखे गए हैं, ब्लड। अब रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगी, एक लाइन आपकी बुक में यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजिंग लाइन लिखी है, मैं उसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। वो कोई लाइन ढूंढे टेक्स्ट बुक में, कोई ल्यूमन का जिक्र है, कोई एपिथेलियम का जिक्र है ऐसी लाइन कोई इस टॉपिक में? यस जी, मैं इसको बेटा जरा सुन लें। अब ये इसका मतलब क्या है, ये देखना जरा इधर। आप ये समझें कि ये जो मैंने टेब्यूल बनाई है ना, ये